वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोलरास नियम के अनुप्रयोग। ओके, कल भी हमने चर्चा किया था, ठीक है, और हमने समझा था कोलरास नियम क्या होता है और उसका एक अनुप्रयोग को भी हम लोग देखे थे, जो कि था दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए कैप इन्फिनाइट एम का निर्धारण, अर्थात अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण करना। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दूसरा वाला जो अनुप्रयोग है यहाँ, वियोजन की मात्रा का गणना करना। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू बारी बारी करके हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा जो अनुप्रयोग है उसको भी समझेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वियोजन की मात्रा का गणना। तो ध्यान देना स्टूडेंट, वियोजन की मात्रा अधिक होने पर, अर्थात जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, ठीक है, जिसका विलयन हम बनाए हैं, अगर उसमें और ज़्यादा पानी डालें, अर्थात उसको और तनु करें, तो जितना ज़्यादा हम उसको तनु करते जाते हैं तो उसका जो मोलर चालकता है उसका मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात अधिक होता जाता है। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी अधिक होता है, अर्थात हम किसी विद्युत अपघटन के विलयन को जितना ज़्यादा तनु करेंगे तो उसमें उपस्थित जो विद्युत अपघटन है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अपने आयनों में विभक्त होना शुरू कर देगा। तो उसका जो वियोजन की मात्रा जब अधिक होगी तो उसका मोलर चालकता भी बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, अनंत अनुता पर अर्थात जब उसका कॉन्सेंट्रेशन जब 0 हो जाता है पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है, अर्थात हम उसको अगर तनु करते चले तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान भी अधिकतम हो जाता है, क्योंकि अनंत अनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघटन का पूर्णतः वियोजन हो जाता है। अतः अनंत अनुता पर वियोजन की मात्रा 1 हो जाती है। चलो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने एक पात्र लिया हुआ है यहाँ, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है NaCl। ठीक है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ से मैं जो लाइन दिख रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का जो विलयन है, अर्थात जो विद्युत अपघटन का विलयन यहाँ है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर से पानी डालते हैं, अर्थात इसको तनु करते जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब प्रबल विद्युत अपघटन है, अर्थात जब भी इसमें हम पानी डालते हैं या पानी में इसको घोलते हैं तो ये अपने आयनों में, मतलब पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। कैसे देखो, सोडियम क्लोराइड है तो कैसे हो जाएगा, देखो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जब वियोजित होगा तो ये Na+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, अर्थात ये पूर्णतः अपने आयनों में विभक्त हो जा रहा है या वियोजित हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो इतने से आयतन में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड वियोजित हो गया है, पूर्णतः वियोजित हो गया है। अगर हम इसमें और ज्यादा, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, और ज्यादा पानी डाले और ज्यादा तनु करते चले तो भी क्या होगा, इसका जो वियोजन की मात्रा है वो जितना का उतना ही रहेगा, क्योंकि ये पूर्णतः वियोजित हो गया है। ठीक है, तो हम अगर इसको अनंत अनुता पर अगर देखें इसका वियोजन की मात्रा तो भी उतना ही रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान देना, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या प्रबल विद्युत अपघटन, उसके लिए वियोजन की मात्रा जो होता है हमेशा 1 होता है। कैसे, देखो पहले हम लोग जो नीचे में यहाँ पर लिखा हूं कि यहाँ पर जो सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है, वो पूर्णतः वियोजित हो गया है। कैसा, पूर्णतः वियोजित हो गया, अर्थात अगर हम बोलेंगे इसको कि यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो 100% वियोजित हो गया है। 100% का मतलब क्या होता है, देखो परसेंट जब भी लगता है कहीं तो क्या करते हैं हम लोग, बटा में उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसका परसेंटेज अगर निकाल लें
तो क्या होगा, देखो 100% का अगर हम चेक करें इसको वियोजन की मात्रा, तो 100/100 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या प्रबल विद्युत अपघटन के लिए कितना होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं विलयन में। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग एक टर्म और समझते हैं कि भाई अनंत तनुता क्या है। अनंत तनुता वाला पॉइंट क्या होता है। हमको पता है कि जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है या विद्युत अपघटक का जो विलयन है, उसको अगर हम जितना ज्यादा तनु करते चलेंगे तो उसका जो कैप एम की वैल्यू जो होता है, अर्थात मोलर चालकता का जो मान होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम तनु करते जाते हैं तो मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अनंत तनुता क्या है, अनंत तनुता वाला पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिकली यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इधर मैंने वॉल्यूम रखा, इधर कैप एम। ठीक है, कैप एम इसका यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ठीक है, ये लिया। अब क्या करते हैं, जो सॉल्यूट हम लोग लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, देखो ध्यान देना, मान लो ये 1 ml है, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन है जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। ठीक है, या विद्युत अपघटक घुला हुआ है। ठीक है, तो 1 ml पर देखो पहले क्या लिया मैंने, वॉल्यूम जो आयतन है वो 1 ml लिया। तो 1 ml पर, ठीक है, जो मोलर चालकता का मान है, मान लो कि वो है 0.12। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस विलयन को तनु करते चला। ठीक है, इसका तनुता बढ़ाते गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ाते गया, इस विलयन का वॉल्यूम बढ़ाते गया। फिर मैंने 2 ml कर दिया, तो ये हो गया 13। ओके, 3 ml कर दिया तो ये हो गया 0.14। 4 ml कर दिया तो ये हो गया 0.15। ऐसे ही हमने वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते इसको मैंने 10 ml कर दिया, तो 10 ml पर ये हो गया 0.2। उसके बाद आगे हमने इसको वॉल्यूम किया 11 ml वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो ये हो गया 0.2। मतलब 10 ml के बाद जो मोलर चालकता का मान है 0.2 या 0.2, वो 11 ml में भी 11 ml बढ़ाने पर भी 0.2 ही है। आगे हमने 12 ml किया, फिर भी इसका वैल्यू 0.2 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो सॉल्यूशन है हमारा, जिसको हमने इसका वॉल्यूम बढ़ाते गए, इसका तनुता बढ़ाते गए, तो यहाँ हमको एक संतृप्त विलयन मिल गया है। कहाँ, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में हमको क्या मिल गया, संतृप्त विलयन मिल गया। और आप सबको पता होगा कि संतृप्त विलयन क्या है। ठीक है, संतृप्त विलयन अर्थात इसके आगे अगर और तनुता बढ़ाते जाएं, अर्थात और पानी डालेंगे, तो भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज्यादा वियोजित नहीं होगा। ठीक है, इसको संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ ठीक है, इस पॉइंट के बाद आप जितना भी तनुता बढ़ाओ, अर्थात जितना भी वॉल्यूम बढ़ा दो विलयन का, ठीक है, उसका जो वियोजन की मात्रा है उतना ही रहेगा। वियोजन की मात्रा जितना है, जितना इस पॉइंट में है वो उतना ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चाहे अनंत तनुता कर दो, अर्थात जहां जितना भी बढ़ा दो। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, इस पॉइंट
को ही हम बोलते हैं अनंत तनुता। ठीक है, इस पॉइंट को ही हम बोलेंगे अनंत तनुता। क्लियर हो गया? यही पॉइंट ही हमारा है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अगर हम लोग मोलर चालकता देखें यहाँ, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितना होगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का? तो 0.2। ठीक है, 10 ml वॉल्यूम 10 ml पर अनंत तनुता का मान जो है 0.2 निकला। तो यही 10 ml ही हमारा क्या है अनंत तनुता। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट में हमको संतृप्त विलयन मिल गया और उसके आगे जो है मोलर चालकता का मान जितना भी तनुता बढ़ा वो जितना का उतना ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यही है हमारा अनंत तनुता। आगे आप जितना भी बढ़ा लो तनु या जितना भी तनु कर लो, ठीक है, तो यही पॉइंट है स्टूडेंट हमारा अनंत तनुता बिंदु या पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना बहुत ही जरूरी था। तो मैं आप लोग को बता रहा था वियोजन की मात्रा का गणना। तो वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी बढ़ता है। मोलर चालकता अर्थात कैप एम का वैल्यू भी अधिक होता है। अब अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अनंत तनुता क्या है, क्योंकि अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य का पूर्णतः वियोजन हो जाता है। यहाँ पर C=0 क्यों लिखा हूं मैं इसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। कॉन्सेंट्रेशन 0 क्यों होता है अनंत तनुता का? ठीक है, क्योंकि अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य का पूर्णतः वियोजन हो जाता है। अतः अनंत तनुता पर वियोजन की मात्रा 1 होती है। क्योंकि देखो अल्फा अगर 100% होगा, 100% अगर ये वियोजित हो जाएगा तो क्या होगा? 100% का अगर आप निकालोगे तो क्या कैसे करोगे? 100 तो 1 किसके लिए है? ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ये नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्राफ में मैंने इधर हमने लिया है कैप एम की वैल्यू। ठीक है, कैप एम की वैल्यू ध्यान देना, इधर हमने कैप एम की वैल्यू लिया है और इधर जो है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सांद्रता लिया है। क्लियर हो गया? चलो, तो क्या करते हैं, देखो इधर सांद्रता बढ़ रहा है और इधर कैप एम की वैल्यू बढ़ रहा है। तो देखो ध्यान देना, देखो पहले सांद्रता कितना रहता है, यहाँ पर सांद्रता इस पॉइंट में सांद्रता रहता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में समझाया था, यहाँ पर मान लो हमारा जो कैप एम की वैल्यू 0.1 आया। ठीक है, कैप एम की वैल्यू कितना आया? 0.1। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ता गया ना, तो 0.2, 0.12, फिर 0.13, ऐसे बढ़ता गया। कैसे? जब हम इसको तनु करते चलेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो है नीचे इधर खिसकते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन जब पूरा कम हो गया, जहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है या विद्युत अपघट्य पूरी तरह से वियोजित हो जाता है। देखो, तो अगर आप इस पॉइंट को चेक करते चलोगे तो ये पॉइंट जा करके देखो कहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट में मिल रहा है और इस पॉइंट का वैल्यू चेक कर, कॉन्सेंट्रेशन चेक करोगे तो कितना है? 0 है और यही है अनंत तनुता। ठीक है, क्लियर? इसके आगे आप लोग इसको डाइल्यूशन कर सकोगे क्या? नहीं ना। और तनु करोगे क्या? माइनस में थोड़े ना जाएगा ये। तो यही है हमारा अनंत तनुता का पॉइंट्स और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0। ठीक, तो स्टूडेंट प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो अल्फा है, वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वलिटी होता है कैप एम, ये सी, कैप एम सी जो है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता को प्रदर्शित करता है और यह है अनंत तनुता पर मोलर चालकता और इसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो अगर वियोजन की मात्रा गणना करना हो तो। ठीक है, दूसरा वाला जो अनुप्रयोग है, दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए वियोजन स्थिरांक का गणना करना तथा ओष्टवाल तनुता की व्युत्पत्ति। इसको हम ओष्टवाल की तनुता का नियम भी बोलते हैं। ओष्टवाल तनुता के नियम अनुसार, देखो ओष्टवाल तनुता का नाम क्या बोलता है, दुर्बल विद्युत अपघटय विलयन। ठीक है, ओष्टवाल तनुता के नियम अनुसार जो दुर्बल विद्युत अपघटय विलयन द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का पालन करते हैं। जो प्रबल विद्युत अपघटय होगा वो तो पूर्ण तरह से वियोजित हो जाएगा, अर्थात अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, परंतु जो दुर्बल विद्युत अपघटय है वो आंशिक वियोजित होता है, पूर्ण तरह से वियोजित नहीं होता। माना कि दुर्बल विद्युत अपघटय AB है, माना कि कोई दुर्बल विद्युत अपघटय है जो कि AB है, जिसके विलयन का मोलर सांद्रण C है, जिसका अगर हम मोलर सांद्रण चेक करें, मोलर सांद्रता अगर देखें तो वो C मोल प्रति लीटर है, तथा वियोजन की मात्रा अल्फा है। ठीक है, अतः साम्य अवस्था पर क्या होगा, देखो हमको पता है साम्य अवस्था पर दोनों क्रिया एक साथ बराबर चलती रहती है। ठीक है, तो ये AB क्या है, AB एक विद्युत अपघटय है। ओके, तो जब ये डिसोशिएट होगा, ये वियोजित होगा, तो कैसे में A प्लस आयन और B माइनस आयन में वियोजित होगा। और यहाँ पर मैं जो साइन दिया हूँ दोनों तरफ, ठीक है, हाफ एरो का साइन, तो ये क्या है, साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। अर्थात एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, एक विद्युत अपघटय है जिसका विलयन का मोलर सांद्रता C मोल प्रति लीटर है, जिसका वियोजन की मात्रा अल्फा है, जो कि साम्य अवस्था पर है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम शुरुआत में विद्युत अपघटय के विलयन का सांद्रता चेक करेंगे तो वो C है। ठीक है, AB के लिए हमने C लिया है। ठीक है, और जब ये वियोजित होता है उसी सांद्रता पर, तो हमने क्या है, वियोजित हो रहा है, तो वियोजन की मात्रा कितना होगा, 0 0। कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, 0 0। इसको हमने देखा था ना कैसे, मतलब ये वाला फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 होता है हमेशा, देखो। ठीक है, यहाँ पर सांद्रता 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या करते हैं, धीरे 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 जब डाइल्यूशन बढ़ाते चलते हैं, अर्थात तनु करते जाते हैं, तो तनु करते जाते हैं तो जो विद्युत अपघटय होता है, ये दुर्बल विद्युत अपघटय है, तो दुर्बल विद्युत अपघटय का पूरी तरह से वियोजन नहीं हो पाता, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा। अर्थात देखो, अगर पूर्ण तरह वियोजित हो जाता तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 1 होता, परंतु पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 1 कैसे होगा, 1 होगा ही नहीं, 1 से कम होगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू इज लेस देन 1। तो जब अल्फा का वैल्यू वियोजन की मात्रा लेस देन 1 हो, तब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसी सांद्रता पर देखो, जो A धनायन है और B ऋणायन है, उसका वियोजन की मात्रा क्या होगा, अल्फा होगा। अल्फा 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 लेंगे हम लोग। ठीक है, अब C सांद्रता पर इसका जो वियोजन की मात्रा है 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा। अब हम देखते हैं साम्यावस्था पर मोलर सांद्रण, जो कि ये जो है, ये साम्यावस्था पर मोलर सांद्रण को प्रदर्शित करता है, और ये वाला जो था हमारा प्रारंभिक मोलर सांद्रण है। ठीक है, और यहाँ हमको मिल गया साम्यावस्था पर मोलर सांद्रण। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, मतलब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करते हैं। ठीक है, जिसमें साम्यावस्था स्थिरांक K, जिसमें साम्यावस्था स्थिरांक K का वैल्यू K इक्वल टू हो जाता है, देखो ये वाला पॉइंट्स, मतलब
उत्पाद बटा क्या क्रियाकारक, ठीक है, या क्रियाफल, ठीक है, उत्पाद बटा क्रियाफल लिखते हैं। तो उत्पाद क्या हमारा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसका सांद्रता देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, या ब्रैकेट साइन इसलिए दिया गया है क्योंकि सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये है A प्लस इंटू बी माइनस बटा ए बी ब्रैकेट। देखो तो क्या हो जाता है, K इक्वल टू, K क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है, तो K इक्वल टू हो जाता है, वैल्यू पुट कर दो A प्लस बी माइनस का सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा बटा ए बी का, तो ये हो जाएगा, देखो साम्यावस्था पर हम लोग देख रहे हैं ना, C ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिए, क्या हो जाएगा ये, K इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपन सी 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिखे थे हम लोग और नीचे सी था, तो दोनों कट गया एक एक सी, तो बचा क्या, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्योंकि विद्युत जो दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए अल्फा का मान बहुत ही कम होता है, लेस देन 0 होता है, अतः हम 1 माइनस जो अल्फा है उसको 1 माने, तो जो साम्यावस्था स्थिरांक है हमारा K इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, कब, जब 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान ले, क्योंकि वो 1 से बहुत कम होता है, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, क्योंकि हमको वियोजन की मात्रा भी देखना है, यहाँ पर वियोजन स्थिरांक को चेक कर ही रहे हैं, वियोजन की मात्रा भी देखना है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा KC। अब यहाँ अगर अल्फा लेंगे तो यहाँ का जो स्क्वायर इधर चले जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू रूट K अपान C, ठीक है। या अल्फा K क्या है हमारा, साम्यावस्था स्थिरांक है K, अगर इसको हम स्थिरांक में चेंज कर दें, कांस्टेंट में, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है यहाँ पर, तो ये समानुपाती हो जाएगा रूट 1 अपान C। कैसे, क्योंकि इसका रूट हट गया तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये अतः किसी दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए, वियोजन की मात्रा उसके मोलर सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर हमको एक परिभाषा भी मिल जाता है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा उसके मोलर सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और यही है स्टूडेंट ओस्टवाल तनुता का नियम, ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या किए, दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए वियोजन स्थिरांक का गणना किए, ठीक है, या कर सकते हैं किसी भी विद्युत अपघटक के लिए, ठीक है, अगर वो दुर्बल विद्युत अपघटक हो तब। अगला अनुप्रयोग है अल्प विलय लवण की विलयता का निर्धारण। अल्प विलय लवण अर्थात ऐसा लवण जिसको हम विलायक में घोलते हैं तो वह पूरी तरह से वियोजित नहीं होता, अर्थात पूरी तरह से विलायक में नहीं घुलता, अल्प मात्रा में घुलता है और बाकी सब जो लवण है वो बच जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ अल्प विलय लवण का एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि है AgCl, PbSO4 और BaSO4, बेरियम सल्फेट जैसे यौगिक की जल में विलयता बहुत कम होती है, अतः इन्हें साधारणतः अविलय कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जल में अविलय बोलते हैं। इनकी विलयता का निर्धारण चालकता मापन द्वारा कोलरास नियम के उपयोग करते हुए किया जा सकता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है। कोलरास का नियम का अनुप्रयोग में भी ये भी आता है कि ये नियम, इस नियम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अल्प विलय लवण की विलयता का निर्धारण कर सकते हैं। तो ध्यान देना, इनमें से किसी लवण को, ठीक है, AgCl, PbSO4 और BaSO4,
इनमें से किसी लवण को जल में विलय किया जाए तो उसकी बहुत कम मात्रा विलय होगी तथा बहुत सा लवण अविलय बचा रहेगा जल में। अतः यह एक संतृप्त विलयन बन जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है, ये संतृप्त विलयन ही बन जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो ये विलयन पूरी तरह से घुलेगा ही नहीं। फिर भी देखो, ये संतृप्त विलयन बन जाता है, फिर भी यह इतना तनु है, अर्थात इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस लवण का जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वो पूरी तरह से नहीं घुलता, फिर भी वो इतना तनु है कि उसमें विलय अर्थात विद्युत अपघटय को पूर्णतः आयनिक तथा अनंत तनुता पर माना जा सकता है। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो संतृप्त विलयन बनाता है, परंतु वो इतना तनु है कि उस पर कोई विद्युत अपघटय को पूर्णतः आयनिक तथा अनंत तनुता पर माना जा सकता है। अतः मोलर चालकता अगर देखें हम कैपएम का मान, तो वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होगा। ठीक है, और हमको पता है मोलर चालकता का जो फॉर्मूला होता है, कैपएम इक्वल टू के इंटू वी, जहाँ के जो है हमारा विशिष्ट चालकता है। ठीक है, तो विलयन अनंत तनु है। अगर हम बोले विलयन अनंत तनु है, अतः कैप एम इक्वल टू हो जाता है कैप इन्फिनाइट एम। मोलर चालकता किसके बराबर हो जाता है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग इसका वैल्यू रख दें, कैप एम का वैल्यू मोलर चालकता का, तो के वी हो जाता है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू वी। ठीक है, और हमने देखा है अनंत तनुता के लिए मोलर चालकता, ठीक है, हमको पता है क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो, ये धनायन की संख्या, ठीक है, और ये उस आयनिक चालकता, उस धनायन का आयनिक चालकता प्लस ऋणायन की संख्या और उस ऋणायन की आयनिक चालकता। ठीक है, किसके लिए हम लोग लिए हैं? ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता के लिए। तो वैल्यू हम लोग पुट कर दिए इसका। ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम पुट कर दें, क्योंकि ये होता है इसका वैल्यू इक्वल टू के वी, समीकरण 4 मान लो। यहाँ से हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, v लेता है। ठीक है, तो v इक्वल टू हो गया के नीचे आ गया। ठीक है, और ये हमारा समीकरण 5 बन गया। तो समीकरण 5 VmL में वह आयतन है, समीकरण 5 ध्यान देना, समीकरण 5 VmL में वह आयतन है जिसमें विलय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित है। VmL में विलय पदार्थ की मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, या ज्ञात करने के पश्चात 1000 ml में विलय की मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो VmL में ज्ञात कर लेते हैं, VmL अर्थात 1 मोल उपस्थित है वहां पर। उसके बाद 1000 ml में विलय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं तथा 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को आणविक द्रव्यमान से गुणा करने पर अल्प विलय पदार्थ की ग्राम लीटर में विलयता प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा चौथा नंबर का जो अनुप्रयोग है, अल्प विलय लवण की विलयता का निर्धारण करना। जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण। आयनिक गुणनफल किसका? जल का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर हम एक विशुद्ध जल की बात करें, विशुद्ध जल का वियोजन निम्नानुसार होता है। हालांकि शुद्ध जल का वियोजन भी ऐसा ही होता है। ठीक है, H2O, ये साम्यावस्था पर H2O H प्लस और OH माइनस आयन देता है। ठीक है, ये वियोजित होकर के, तो उपयुक्त साम्य पर सक्रिय द्रव्यमान का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान का नियम है, द्रव्य अनुपाती, वो लागू हो रहा है। लागू करने पर ये हो जाएगा K इक्वल टू H, देखो ये है उत्पाद बटा क्रियाकारक।
तो सेम जैसे हमने पहले भी करके देखा वैसे कर देते हैं यहाँ पर। यह साम्यावस्था स्थिरांक के, चूंकि विशुद्ध जल का वियोजन बहुत कम होता है, क्योंकि विशुद्ध जल का वियोजन बहुत कम होता है, इसलिए अवियोजित जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये H2O RHS में चला गया तो K इंटू H2O हो गया यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू KW, ठीक है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, ये सांद्रता देख रहे हैं हम लोग, H प्लस की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर K गुणा जल के अणु की सांद्रता बराबर KW के बराबर होता है। और KW क्या है? यह जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। KW जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन H प्लस की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की ग्राम मोल में व्यक्त की गई सांद्रता का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है और इसे KW से व्यक्त करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन H प्लस तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन की ग्राम मोल में व्यक्त की गई सांद्रता का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, इसे KW से व्यक्त करते हैं। मान लो हमने कैप H प्लस आयन के लिए, ठीक है, कैप M की वैल्यू आता है, मोलर चालकता का मान अगर 349.8 मोहोस निकाला, ठीक है, या पाया, उसके बाद OH का जो वैल्यू 195 इंटू 5 MHOS और वाटर, तो यहाँ पर देखो वाटर का कितना होगा, देखो पानी का अनंत अनुता पर, ठीक है, मोलर चालकता ये होता है। तो दोनों का वैल्यू को अगर आप पुट कर देते हैं तो हमको क्या निकलेगा, दोनों जुड़ जाएगा और ये 548.3 MHOS मोहोश, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स करके, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर जो मोलर चालकता का मान जो होता है, जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से है, ठीक है। मोलर चालकता का फॉर्मूला हमको पता है, पहले पढ़ चुके हैं, K इंटू 1000/m होता है। तो अनंत अनुता पर अगर इसका मोलर चालकता देखें तो ये भी इतना ही होगा। यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो m इक्वल टू K इंटू 1000 अनंत अनुता पर मोलर चालकता वैल्यू पुट कर देंगे। ऑलवेज जो जल के लिए जो विशिष्ट चालकता होता है 5.54 गुणा 10⁻⁻8 होता है, ठीक है, गुणा 1000 हमने निकाला था मोलरता, सॉरी मोलरता नहीं, ये वैल्यू अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितना, जल का 548.3 मोहोश रख दिए यहाँ पर। तो वैल्यू कितना आ गया हमारा 1.01 इंटू 10⁻⁷ मोल लीटर इनवर्स। ये वैल्यू हमारा आ गया मोलरता का, m का वैल्यू। तो हम लोग निकालेंगे आयनिक गुणनफल का, ठीक है। तो मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों बराबर वियोजित होते हैं, ठीक है, ये दोनों समान वियोजित होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं KW इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। तो KW इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, H प्लस आयन की भी उतनी होगी, OH माइनस आयन की भी उतनी ही होगी। तो 1 इंटू 01 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.01 इंटू 10⁻⁷। तो KW अर्थात जो जल का आयनिक गुणनफल जो हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। कितना हो जाएगा, KW इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻⁴। क्या किया हम लोग यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता हम
हम लोग पुट कर दिए, जो कि सेम है जो मोलर था, 1.01 इंटू 10⁻⁷ मोल लीटर इन वर्ष। ठीक है, पुट करने पर वैल्यू कितना मिल गया हमको आयनिक गुणनफल का 1.02 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था कोलरास नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, इसको हमने बारी बारी करके 5 अनुप्रयोग को समझा। ठीक, तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।